सबसे पहले खुद को डुबाता है। तो इट्स माय ऑनेस्ट सजेशन, कोई मैजिक नहीं है। आप 12th में हो और 12th में अगर हम ऑप्टिमम लेवल से भी पढ़ाई करें तो 10 घंटे भी पढ़ाई कम होती है। आई डोंट नो कि आपका क्या शेड्यूल है, आप कैसे करते हो, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस में कोई चल रहा है तो नुकसान है। मत करो ऐसा, मेरा अभी सजेशन है। कल के दिन आप ही घूमते रहोगे, फिर बोलोगे सर मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ, मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, मैं वहां पे था, मेरा नेटवर्क खराब था, मेरी ये प्रॉब्लम थी। बट हु इज गोइंग टू लिसन? मेरे को नहीं देना, मेरे को दोबारा आईटी की डिग्री नहीं लेनी, क्या ऐसा सोचो, समझो ना। ना मेरे को जॉब लेनी है, काम तो तेरे को करना है। मम्मी पापा भी नहीं कर पाएंगे इसमें कुछ। इफ आई एम गोइंग टू कंप्लेन एनीथिंग टू योर पेरेंट्स, आई एम नॉट गोइंग टू मुझे मालूम है कि पेरेंट्स भी इसमें कुछ नहीं करने वाले। पेरेंट्स की ड्यूटी है पैसे देना, पेरेंट्स की ड्यूटी है जॉब, उनका आपको पैसे देना, स्कूल के पैसे देना, और आपका काम है पढ़ना। व्हेन आई एम एट माई फॉल्ट, मैं खुद अगर नहीं अटेंड कर रहा हूँ, खुद से अगर सिंसियर नहीं हूँ, नो वन कैन चेंज योर एटीट्यूड। और लाइफ में ध्यान देना, एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तुम बनोगे क्या करोगे कल की बात बहुत दूर की बात है। आज आपका 10+2 में कम से कम इतना तो सोचो कि यार कम से कम एक अच्छा परसेंटेज है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे आप कैलिफोर्निया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूएस चले जाओ, कौन रोक रहा है, जाओ। क्या हमें हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारा 90% से ज्यादा नंबर हो, 95% हो, 98% हो? दैट्स वी वांट। और एवरी पीपुल बिलोंग्स यू। 10th में कितना था ये पूछेगा, 12th में कितना था, ये कॉमन है। जिसके 10th में 95 थे, 12th में 95% को ही रिटेन करने के लिए आई एम टेलिंग यू, आपको 10th के रिस्पेक्ट से कम 3 से 4 घंटा तो कम से कम खाली बोर्ड को मेंटेन करने के लिए पढ़ना है। उसमें भी अगर मैंने बोला कि अगर आप प्लान नहीं किए हो, डिसिप्लिन नहीं हो, तो आप अपने नंबर को -5% में मानते हो। एकदम कोई रोकने वाला नहीं है, आप देख लेना जैसे द हैपनिंग अगर आप एकदम लापरवाही करोगे तो उससे भी खराब हो सकता है। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा सिंसियरिटी लाओ, अपनी प्यार से अपनी किताबें पढ़ो, अपनी क्लासेस लगाओ। दिन जितने दिन अगर खुल जाती है तब तो हमारे लिए टेंशन ही नहीं, तब तो और आसान हो जाएगा। नहीं खुलता तो तब भी कम से कम हमें ग्रुप में पढ़ने का अलग रहता है ना। इंडिविजुअली पता नहीं आप क्या कर रहे हो, दैट्स यू नो ओनली, नो वन एल्स। आप अच्छा भी कर सकते हो, खराब भी कर सकते हो। तो ऐसा ना हो कि आप ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में ज्यादा खराब कर बैठो। कभी कभी ये भी मास्टर स्ट्रेटजी ना फेल होती है तो पता नहीं लगता कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और एक एक दिन डूबता है। ये भी बता दूं मैं, आप एक क्लास मिस करोगे, अगली क्लास आपसे पकड़ में नहीं आएगी। ये बड़ा इस चैप्टर की खासियत होती है 12th में। तो इट्स ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, डोंट मिस, इफ इट्स वेरी अर्जेंट देन ओनली मिस द क्लास बिकॉज ऑफ एनी रीजन टॉपिक सारे बहुत इजी हैं, बहुत इजीली इसको पढ़ाया जाएगा, 2 से 3 बार पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 100 में 100 तो उसी का आएगा ना जो 100% सिंसियरिटी रखता है। अब जब सिंसियरिटी मेरी अगर मान लो 40% की है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 100%। अब बोलो सर हम 40% सिंसियर है, मेरा एम्स में सिलेक्शन करा दो, मेरा नीट में करा दो, पॉसिबल ही नहीं। आप बोलते हो सर हम 100% सिंसियरिटी से सारा काम करेंगे, मेरा सिलेक्शन करा दो, दैट्स माई गारंटी, मेरी तरफ से है कि हम आपका पक्का एश्योरेंस कर देंगे। लेकिन आप बोलोगे सर हम 33% अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे और मेरा जो है ना सिलेक्शन भी होना चाहिए, मेरे बोर्ड में भी 98% आनी चाहिए, नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट द मैजिक, योर पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू गिव द एग्जाम, यू हैव टू गिव। इतना तो कर सकते हो ना, कम से कम पेरेंट्स की कम से कम जो एक्सपेक्टेशन उसको करो, है ना। एवरी डे इज नॉट दैट कि वही छोटे बच्चों की क्लास हो, रोज फोन करो पेरेंट्स को, बेटा आपका अपसेंट था। अरे अपसेंट था तो ठीक है, अपसेंट है तो वो तो तुम्हें खुद से समझ में आ जाएगा अपसेंट होने से क्या फायदा होता है ना। बहाने बहुत है। आई कैन सिंपली एक्सप्लेन टू माय डैड माय पेरेंट्स कि मेरे को नहीं समझ में आता, पता नहीं क्या पढ़ाया जाता ऑनलाइन में, मेरे तो बाउंसर होते हैं। अरे क्या हमने पढ़ने के पहले कभी एक बार सोचा कि चलो पिछली वाली क्लास मैंने अटेंड की, नहीं की? क्या मैंने पढ़ने के पहले देखा एक बार एनसीईआरटी में खोल के देख लूं, नहीं किया। और यू आर गोइंग टू सिंपली ब्ला ब्ला ब्ला। बड़ा सिंपल है, ये तो हम भी बोल सकते हैं। मैं तुमसे बोलूँ कि तुम बढ़िया कोई स्टोरी सुनाओ, मैं तो ध्यान से सुन ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो सर पता नहीं लगा कि स्टोरी में क्या टर्न आया। लेट्स होप, आई विल प्रे टू गॉड थिंग्स विल बी इम्प्रूव वेरी सून। और आप भी अच्छे से मेहनत करो। लेकिन मैं बोलूँ कि आप सलाह ना, मैं बोलूँगा अगर किसी से सलाह लेना तो पेरेंट्स से लेना, एंड जस्ट टू टॉक टू ऑल द टॉपर। आप अपने से अगर किसी से भी ऐसी जगह सलाह लेने निकल गए जो हो सकता है तुम्हारे पीयर ग्रुप में, बट यू डोंट नो, वो तो तुम्हारे लेवल का अंडरस्टैंडिंग रखता है ना।
अरे आप उससे बात करो ना जो बच्चा पहले से एम्स क्वालिफाई हो, जो पहला नीट पहले से क्वालिफाई हो, ये डॉक्टर हो, वो तुम्हें बेसिक बताएगा, कम से कम बेसिक का तो काम कर लो। और जो जो टॉप किया उससे बात कर लो, तब समझ में आएगा, क्योंकि वो तुम्हें गलत सलाह नहीं देगा। और पीयर ग्रुप में क्या होता है, जिसका मन नहीं है, बोले छोड़ो यार आप नहीं लगाएंगे क्लास, तो तुम भी नहीं लगाया, कितना अच्छा काम कर दिए, बट इन द लास्ट यू विल थिंक दैट वेयर यू आर गोइंग। चलो, मॉडल तो मैं तो रोज बताता रहता हूँ, लेकिन मैंने बोला लास्ट में आपको ही करना है, दैट्स योर बेस, आप चाहो तो इसी 10+2 के साथ मेडिकल भी क्रैक करके अच्छे से अपनी कॉलेज ले लो, या तो फिर 1 साल और इंतजार करना, चॉइस इज योर। 1 साल अगर हम वेट करते हैं, 2000 अगर हमारा 21 में सिलेक्शन नहीं होता, मेरा 22-23 में होता है, 1 साल में एक डॉक्टर की मिनिमम सैलरी अगर देखोगे, तो मैं बोलता हूँ अगर एक अच्छा न्यूरो सर्जन है, अच्छा गायनी कोई भी है, तो उसकी पर डे की मिनिमम सैलरी 2 से 3 लाख रुपए हो जाती है, अच्छे किसी हॉस्पिटल में। तो पर डे मतलब एक दिन की सैलरी है। आप सोच सकते हो कि महीने में उसको 60 लाख रुपए मिलते हैं। मतलब इस तरीके से अगर हम जोड़ते हैं, तो हमारी ईयरली 1 साल अगर हमारा लेट सिलेक्शन होता है, तो आई एम गोइंग टू मिस मोर देन 20 करोड़, इससे ज्यादा का हम लॉस करते हैं। और ये उन बच्चों को ही मिलेगा जो मेहनत करते हैं, जो एम्स की डिग्री निकालेगा, मतलब केजीएमसी निकालोगे, बीएचयू मेडिकल निकालोगे, सीएमसी बेल्लोर निकालोगे। पैसे से अगर किसी के दिमाग में हम कहीं से डॉक्टर बन जाएंगे, तो आपको उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे। आप पैसे से तो कोई भी बन सकता है, लेकिन क्या आपको उतने अच्छे डॉक्टर पढ़ाएंगे? यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ फैकल्टी, दैट काइंड ऑफ टीचर एट ऑल। तो कम से कम हमारे पास एक इफर्ट है कि हम जम के मेहनत कर दें। ऐसा किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पैसा नहीं मिलता, भी ध्यान देना। व्हाई द पेरेंट्स आर फोर्सिंग अस टू स्टडी? बिकॉज़ दे नो अगर हम एजुकेशन के लाइन में टॉप लेवल पे जाते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, जितने भी टॉप मोस्ट है, सुंदर पिचाई का देख लो, आईआईटीएन होने के बाद एमएस किया, एंड नाउ ही इज द सीईओ ऑफ द गूगल। तो कहीं ना कहीं समझ में आती कि मोर देन 1500 करोड़ पर एनएम का पैकेज। ये हम है कि जो हम अपना एटीट्यूड बदलते हैं। और अगर पढ़ाई करके जाओगे, स्कॉलरशिप मिलेगी, पैसे भी मिलेगा, सब कुछ आपके पास। चलो, मैं इसमें बात बता रहा था, सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना, ये तुम्हारे लिए दोनों जगह काम का है। बोर्ड एग्जाम में भी है, तुम्हारे कंपटीशन में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट श्योर है कि ये न्यूमेरिकल आएगा। छोटा सा टॉपिक है, सोच के करोगे तो बन जाएगा। मैंने बोला कि हमें एक वॉल है, वॉल इज मेड अप ऑफ द मेनी ब्रिक्स। एक ब्रिक्स का हमें मास कोई बता दे, ये भी बता दे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं, तो हम पूरे वॉल का वेट निकाल लेंगे। फिर मुझे को ये बता दे कि वॉल अगर क्यूबिक है, तो उसकी बेसिकली लेंथ कितनी है। तो मेरे को अगर इसकी एज लेंथ मालूम हो, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दैट विल बी हाउ मच, ए क्यूब। दैट विल बी हाउ मच, ए क्यूब। ए क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम हमें मालूम है, नंबर ऑफ ब्रिक्स मालूम है, मास ऑफ 1 ब्रिक्स मालूम है, तो हम इसको क्या आराम से, मास ऑफ 1 ब्रिक्स मालूम है, तो आई कैन सिंपली कैलकुलेट व्हाट इज द डेंसिटी। ये करना है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम अप्लाई करेंगे। तो लेट अस गो विद दैट। तो हम इसमें लिखेंगे लेट, अब डेंसिटी का फार्मूला 2 मिनट लगे लिख लो। डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड में सबसे पहले हम काम क्या करेंगे। तो मैंने बोला डेंसिटी को डी से डिनोट कर दो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये बेसिकली काम करना है। इस चैप्टर में सॉलिड को हम हमेशा क्यूबिक ही लेते हैं, बात ध्यान देना। दिस चैप्टर द सॉलिड की जो सबसे प्रिमिटिव यूनिट होती है, उसको हमेशा क्यूब के फॉर्म में ही लेते हैं। हमें मानते हैं कि जितने भी सॉलिड है, उसमें सारे में सारे क्यूब से बने हुए हैं। दे ऑल आर मेड अप ऑफ क्यूब्स। और क्यूब्स आर मेड अप ऑफ टाइनी एटम्स, छोटे छोटे एटम से बनते हैं, ऐसे ब्लॉक से बनते हैं। तो अगर ये क्यूब है, तो वॉल्यूम तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसकी मान लो मैं एज लेंथ दे दूं, किसकी एज लेंथ मान लो ए है, करेक्ट। इसका वॉल्यूम आराम से ए क्यूब आ जाएगा। और आगे हमें निकालना है क्या, मास ऑफ सॉलिड निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट मास ऑफ 1 एटम, एटम से ये बनेगा, इज इक्वल टू एम ले लो, स्मॉल एम। मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू एम। देन
मास ऑफ वन एटम कैसे निकालोगे? अगर आपको मास ऑफ वन एटम निकालने का क्या तरीका होता है बेटा? मोलर मास, जो उसका मोलर मास गिवन होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा? मास, मोलर मास अगर आपको गिवन है डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर, वेरी इजी। मोलर मास का मतलब मास ऑफ वन मोल एटम। किसी को इसमें डाउट हो तो इसमें अलग से लिख देना। मोलर मास का मतलब है मास ऑफ वन मोल एटम। एम को बोलते हैं मोलर मास। यहाँ पे एम को क्या लिखेंगे? मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास का मतलब हुआ मास ऑफ वन मोल एटम। मास ऑफ वन मोल एटम। वन मोल अगर एटम हमारे पास है, उनके मास को अगर हम मान लें कितना है? कैपिटल एम। तो इंडिविजुअल एटम का कैसे निकालेंगे? मोल से डिवाइड कर देने, ये आ जाएगा। एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, जो हमने निकाला सिखाया है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मतलब एक्चुअल में जो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को हमने किससे सिखाया था? जेड से। टेकन है जेड। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को जेड ले लिया, नंबर ऑफ एटम जेड हो गया, मास ऑफ एटम हो गया m by na। व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉलिड? जेड इंटू m by na हो जाएगा। नहीं समझ में आया है ना? ये बात, ये मूल कॉन्सेप्ट का है कि अगर किसी भी एलिमेंट का तुम्हें मोलर मास गिवन हो तो उसके मोलर मास को अवोगाद्रो नंबर से अगर डिवाइड कर दो तो हमारा काम हो जाएगा, उसका इंडिविजुअल एटम का मास आ जाता है। फिर हमारा काम क्या होगा? मान लो कि इस क्यूबिक को बनाने में टोटल जेड नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व है। इसके लिए मैंने बोला इसमें टोटल जो है, सपोज करो कि टोटल कितने एटम इन्वॉल्व बेटा? जेड। इस पूरे क्यूबिक को बनाने में मान लो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? जेड। एक्चुअल में जेड है। और इंडिविजुअल एटम का मास हमने बता दिया। इंडिविजुअल एटम, मास ऑफ वन एटम को हम ऐसा लिख सकते हैं m by na। यहां तक डन कर लिया सबने? में आगे चलो। यस सर। तो हम क्या लिखेंगे बोलो? मास ऑफ यूनिट सेल और सॉलिड। मास ऑफ यूनिट सेल या जो सॉलिड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ ईच एटम m by na। ये हमारे काम का ये हो गया, मास आ गया। दैट शुड बी टेकन इन ग्राम। इसको हमेशा ग्राम में लेते हैं। एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? L क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल शुड बी टेकन एज हाउ मच? A क्यूब ओनली। अप्लाई दिस टू, अगर हम दोनों पे ध्यान दें तो आई विल गेट नाउ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड must be equal to z into m by a cube into na। ये इस चैप्टर का मेन फार्मूला हो जाएगा। इस टॉपिक पे पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल इसी पे डिपेंडेंट है। 98% न्यूमेरिकल इसी पे डिपेंडेंट है, ध्यान देना। 98% न्यूमेरिकल आपके इसी पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो इस पे एक न्यूमेरिकल बनाओ फट से। यहाँ पे जो इसकी यूनिट आएगी उसकी यूनिट क्या होगी बेटा? दैट यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मीटर किलोमीटर में किलोग्राम में निकालना तो कितना हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ना। किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकता है। इस पे एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ, ट्राई करो। न्यूमेरिकल बहुत ही प्यारा सा है। मैं इसमें व्हाट्सअप करता हूँ, व्हाट्सअप पे भी, या डायरेक्ट मैं डाटा दे दे रहा हूँ, लगाओ। क्वेश्चन लिखिए सर। यूनिट उसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब नहीं होगी? मीटर क्यूब हमने क्या लिखा था यहाँ पे? हमने किलोग्राम पर डेसीमीटर लीटर में लिख दिया। मीटर क्यूब बेटर रहेगा ना MKS में। मीटर क्यूब कर देना इसको, सही है। किलोग्राम
पर मीटर क्यूब, सही है, डन डन। इसके बाद हमारे पास इस पे एक न्यूमेरिकल लगाओ। देयर इज एक्स एक एलिमेंट है दैट इज क्रिस्टलाइज्ड इन, एक्स इज द एलिमेंट दैट इज क्रिस्टलाइज्ड इन एफसीसी। एफसीसी जैसे बोलेगा तो यहाँ पे हमें क्या निकालना चाहिए, जेड इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 4 आ जाएगा। जेड इज इक्वल टू इसका 4 आ जाएगा। इसका अगर तुम्हें मास दे दिया जाए, किसका दिया जाए, एक्स एलिमेंट का मास तुम्हें दे दिया 108, मास हमें दे दिया 108, डेंसिटी पूछेगा कितना होगा, और हमें क्या चाहिए अब इसका ए चाहिए, एज लेंथ चाहिए। एज लेंथ इसका नोट कर लो 408 पिकोमीटर, 408 पिकोमीटर। पिकोमीटर को किसमें चेंज कर लेना, सेंटीमीटर में। 408 पिकोमीटर से मीटर में जाएंगे -12 हो जाएगा। फिर अगर इसको हम जाएं तो 408 इंटू 10 की पावर माइनस, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सेंटीमीटर में आ जाएगा। 408 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, तो नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। डाटा नोट कर लिया सबने, यस सर। जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। समास ग्राम में, मास हमेशा ही ग्राम में रहेगा। मतलब इसको मोलर मास लेके चलते हैं हम हमेशा। डाटा नोट कर लिया सबने। अब हम लगाएं डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू मोलर मास इज हाउ मच 108, एज लेंथ कितना था 408 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर पूरे का होल क्यूब। नीचे आवागा तो नंबर लगा दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 4 से इसको कट सकता है, नियरली कितना आ जाएगा 1.5। एक तो ये हो जाएगा 108 ऊपर है, 408 का होल क्यूब। 408 को लिख देंगे हम लोग 4.08 इंटू 10 की पावर इसका होल क्यूब, और 10 की पावर -8 लिख दिया मैंने इसका होल क्यूब, इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर। किसी का आया आंसर? मेरे देखने 10.5 के आसपास आएगा, 10.5 या 10.6 के रेंज में ग्राम पर एमएल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी रहता है, लेकिन दिस विल गिव यू ना, मैंने बोला कि ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी ये 3 नंबर का 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। अगर आपने इतने स्टेप सारे कर लिए तो विल गेट 3 मार्क्स, और तुम्हारे कंपटीशन में भी मैंने बोला तो देयर यू विल गेट 4 मार्क्स। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके भी हम उसमें आंसर में जा सकते हैं। पावर सॉल्व कर लेंगे तो पावर का हमें आइडिया लग जाएगा कि ये हमारे पास 8 10 की पावर -8 है, उसको सॉल्व करोगे तो -24 हो जाएगा। ये 10 की पावर 23 प्लस में इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -1 नीचे। मतलब इसको पूरा अगर मैंने हटा दिया, इसको पूरा हटा दिया तो 10 की पावर -1 नीचे आएगा, जो ऊपर जाएगा कितना होगा 10 हो जाएगा। और ये पॉइंट अगर मैंने हटा दिया तो ये 100 हो जाएगा। अब ये 15 है, ये 4 का क्यूब कितना होता है, नियरली 64।
राइट, तो इसको सॉल्व कर लो अप्रोक्सीमेशन करके जो भी है। फाइनली योर आंसर विल बी देयर 10.5 और 10.6 के रेंज में। किसी और का किसी का आंसर है बेटा? एनीवन एल्स? तुमने कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट से क्विकली। कॉपर crystallizes, कॉपर इज देयर इन FCC। तो रेडियस दिया गया इस आइटम का, रेडियस इज गिवन 127.8 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर। डेंसिटी कितना होगा? मोलर मास इज गिवन यू 63.55। मोलर मास इज गिवन 63.5 ग्राम में। ये रेडियस हमारे पास आ गया, हमारे पास डी निकालना है। और क्या चाहिए तुम्हें? एज लेंथ चाहिए बेटा? एज लेंथ निकालना है किसका? FCC का। FCC में रेडियस और एज लेंथ हमें रिलेशन याद होना चाहिए। पीछे मैंने भी टेबल सिखाया था, याद होगा कि ये वाली टेबल देखो, इसके पहले ये वाली, और पहले, और पहले ये दिख रहा है ये वाला इस टेबल। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला फार्मूला आगे लेके चलना वहां पे। ये डायरेक्ट इसको याद कर लो, R = a.2√2 होता है। हम इन दोनों में रिलेशन हमें मालूम है, हमें तो किसी भी तरीके से क्यू इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो हम देखेंगे सिंस इन FCC एसिप से हमें दो चीज मालूम है, Z = कितना होता है 4, ये डाटा याद होना चाहिए, एंड R = होता है a/√8 और 2√2। ये दोनों डाटा नोट कर लो फटाफट। अपने को बेटा हमें R दिया है, हमें A निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है यहाँ पे। A = कितना हो जाएगा 2√2 R। 2 × √2 कितना होता है 1.414 इंटू R की वैल्यू है 127.8 पिकोमीटर। तो हमारा एज लेंथ भी पिकोमीटर में आ जाएगा, पहले निकाल लो। किसी का सॉल्व हुआ देखो? एनीवन डू फास्ट, डू दिस कैलकुलेशन। कितना आएगा? 127 यानी 254 यानी 255.6 इंटू 1.4 291.3। पक्का? सर मेरा 3.8 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ रहा है। और किसी का निकाल दो तो। Anyone else do fast? 2 into 1.414 into 127 359 के रेंज में आ रहा है। कितना आ रहा है? 359 का रेंज आया किसी का? सर मेरा 3.8 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर था। हाँ मतलब ये अभी तो हमने इसमें निकाला पिकोमीटर में, अब इसको मीटर में चेंज करेंगे। फिर पिकोमीटर में डायरेक्ट आप तो याद कर लो, 1 पिकोमीटर में कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है, जो हमने अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे होंगे। या सेंटीमीटर में होता है 10⁻10 सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्ट उठा के रख दो। तो ये अब यहाँ पे भी हमें डेसिमल पॉइंट हमें मिल जाएगा
तो पहले तुम 359.15 इंटू 10 की पावर -10 लिख दो सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेस इधर भेज दो, तो तुम्हारे पास हो जाएगा 3.59 यानी 3.6 के आसपास हो गया। 59 इंटू 10 की पावर कितना होगा -8 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबने कर लिया? यहाँ तक कर लो तो फिर आगे चलो फटाफट तुरंत। Done, sir. चलो अब हमें क्या निकालना था? डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड इंटू एम अपान पीछे वाला वही फार्मूला, ए क्यूब इंटू एन ए। जेड कितना था हमारा 4, मास कितना था 63.5, ए क्यूब हमारा कितना आया था पीछे हमने निकाला 3.59। 3.59 को हम नियरली 3.6 ले सकते हैं, यहाँ मत करना, यहाँ एज इट इज चलने देना। इसका क्यूब इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब कितना होता है? -24 हो जाएगा। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये तो रहेगा ही। ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 3.59 या 3.6 इसका होल क्यूब इंटू 10 की पावर, इसको 3 को डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर, 3 8 जा, डायरेक्ट आंसर आ गया -24 है ना। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। 3 से डायरेक्टली क्या करना रहता है? इस पावर को मल्टीप्लाई कर देना रहता है इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब 23, अब हमें क्या करना है? इन दोनों पे ध्यान से देखना, बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगी। तो इसको अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी 10 की पावर -1। -1 को भी यहाँ से उठा दो तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर +1 हो जाएगा। तो नीचे हो गया ये नियरली 3.6 का होल क्यूब, 3.6 इंटू 3.6, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो इंटू 6 कर लो, कितने का? ऊपर आपका हो जाएगा 4 इंटू 63.5 इंटू 10। कितना आ गया आंसर देखो? 4 इंटू 63.5 254। 254 ऊपर आ गया, नीचे नीचे क्यूब कितना आया? 3. इसको सॉल्व कर लेना। 3.6 का होल क्यूब, एनीवन? सर आंसर 9.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सर आंसर 9.14 ग्राम पर वेरी गुड सेंटीमीटर। वेरी गुड, सही है, सारे आंसर सही है। वही अब अप्रोक्सीमेट लगाओ 8.93 के आसपास आता है। 8.93 से 9 के बीच में आएगा आंसर। सॉल्व कर लिया सबने? कितना आया बेटा फाइनली? 8.94 के रेंज में है, 93 या 94 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 9 में आता है तब भी चलेगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखना मत भूलना, है ना। यूनिट बोलता है बहुत है, यूनिट भूल जाने से ठीक नहीं रहेगा। एक तो हमने ये निकाल लिया। दूसरा
अगर मान लो हमारे पास, अब इसमें अपने अपने से कॉन्सेप्ट लगा लेना, मान लो एक्स कोई एलिमेंट है, वो मान लो 2 पैटर्न में जा रहा है, वो बोलता है कि आई एम गोइंग इन एफसीसी, आई एम आल्सो गोइंग इन बीसीसी। सपोज करो ऐसे बोल दिया, एफसीसी और बीसीसी में जा रहा हूँ, एफसीसी में इसकी एज लेंथ को A1 मान लेना, बीसीसी में मान लो इसकी एज लेंथ को A2 ले लो, जो रेडियस ऑफ स्फीयर कुछ दे देगा, तो रेडियस में दे दूं, ज्यादा बेटर रहेगा ना। ए में क्यों दे रहा हूँ, A1 A2 तो बदलेगा नो डाउट। रेडियस ऑफ स्फीयर इतने से देखते क्या था, डेंसिटी का क्या रेशियो आएगा बताओ। अगर इतना दे दिया तो इसमें जेड तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, इधर जेड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। व्हाट इट, इसकी रेडियस तुम्हें मान लो कुछ भी दी जाए, रेडियस इसकी आर है, तो रेडियस से क्या निकालेंगे हम, एज लेंथ निकालेंगे। तो एज लेंथ अगर हमें रेडियस, अगर हमें एज लेंथ में निकाल, आर और ए में क्या रिलेशन होता है एफसीसी में, एफसीसी में आर और में क्या रिलेशन होता है, आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये पार्ट 2√2। सिमिलरली अगर हम बीसीसी में जाते हैं तो आर इक्वल टू कितना होता है, √3a/4। एफसीसी में आर इक्वल टू 2√2, पीछे मैंने बोला था जो शॉर्टकट उसको याद करके रखना, और बीसीसी में आर इक्वल टू होता है √3a/4। व्हाट इट, तो अगर हमें इसका आर दिया है तो दोनों केस में हम ए निकाल लेंगे, और हमारे पास A1 A2 मान के रखो 2√2r1 2√2r, इसमें हमारा A कितना हो जाएगा 2√2, A1 मान लो इसको 2√2r, इसके केस में इसको क्या मान लेना A2, A2 इसका कितना हो जाएगा बीसीसी में, बोलो 4r/√3 ना। ये तो अगर हम दोनों की चाहें तो डेंसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं। एफसीसी की डेंसिटी मान लो D1 है, इसकी डेंसिटी कितनी D2 है, तो हम चाहें तो D1/D2 भी निकाला जा सकता है। दो अलग अलग एलिमेंट है तो अलग बात है, ये तो मैंने सेम एलिमेंट के लिए ले लिया, सेम एलिमेंट होगा तो मेरा आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर का कैंसिल हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा, अगर मान लो कि दोनों एलिमेंट भी अलग है, तो एक को R1 मान लेंगे, एक को क्या ले लेंगे R2 ले लेंगे, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। बात समझ में आ रही क्या करना आगे चल के। अब तो D1 इक्वल टू होगा ऐसा Z1 इंटू मास तो सेम ही रहेगा, सेम एलिमेंट है ना यहाँ पे, एक्स एलिमेंट सेम है, अपान A1 क्यूब इंटू Na, अवागाद्रो नंबर दोनों में सेम ही रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट केस में ऐसे लिख लेना D2, फिर यहाँ लिखना Z2, फिर मास सेम है, एक A1 की जगह A2 कर लो। नहीं समझ में आया, इसमें कोई डाउट आ रही है फिर से मैं बताऊं, मैंने बस एक बताया वी कैन गिव टेक अ रिलेशनशिप, हमें टाइम बचाना रहता है ना, दो अलग एक एलिमेंट है जो फेज एफसीसी बीसीसी दोनों में जा रहा है, तो हम थोड़ा टाइम बचाएंगे कैलकुलेशन में, आवागद्रो नंबर उड़ जाएगा मेरा, मास मेरा उड़ जाएगा। ठीक सर 8/9√6 आंसर। हाँ अप्रोक्सीमेट इस टाइप का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन से बन जाएगा। जैसे मैंने D1 लिखा ना, ऐसे D2 लिख लो, तो D2 इक्वल टू हो जाएगा Z2 इंटू मास तो एलिमेंट का सेम ही है, अपन A2 क्यूब कर देंगे इंटू Na। अब आपको क्योंकि रेशियो निकालने के लिए पूछा है तो हम क्या लिखेंगे बेटा D1/D2, तो Z1 इंटू M अपान A1 क्यूब इंटू Na, मैं लगा दे रहा हूँ, तो सोचेगा कि इसका डाउट हो गया इसमें, ये होल डिवाइडेड बाई Z2 इंटू M डिवाइडेड बाई A2 क्यूब इंटू Na। रेशियो निकालने से फायदा क्या हुआ हमारा, कुछ चीजें हमारे कैलकुलेशन से बाहर चलेगी जिसका हमें काम नहीं, जैसे ये हमारा कट जाएगा, ये कट गया हमारा, है ना, आसान हो गया थोड़ा।
तो हमारे पास आ गया Z1 इंटू Z1 बाई Z2 इंटू A2 क्यूब ऊपर चला जाएगा ना, A2 क्यूब डिवाइडेड बाई A1 क्यूब। सेम एलिमेंट अगर दो पैटर्न में जा रहा है तब। अब ए की जगह मैंने बोला था ए के फार्मूले में आर इन्वॉल्व है, वो भी कट जाएगा। मैंने एक का पीछे आपको देखना, यहाँ तक तुमने नोट कर लिया? पीछे देखोगे तो इसमें मैंने ए को आर के टर्म में लिखा हुआ, ये दोनों फार्मूले में देखो, ये एक 2√2r है, एक 4r/√3 है, ये वाला। तो आर से आर भी आगे चल के कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो में हमने लिखा है इसको। यहाँ तक डन हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. तो इस पे बेस प्रॉब्लम बन जाएगी। इस पे बेस अगर आप प्रॉब्लम बनाओगे तो आपकी, मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम आपके बुक के तो सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। बुक का न्यूमेरिकल एक भी ऐसा नहीं है जो इस पे बचेगा। एक कॉन्सेप्ट और सिखा दे रहे हैं, उससे आपका पूरा बन जाएगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मान लो मैं तुम्हें दे दूं, मान लो देयर इज अ सॉलिड, मान लो Ni है, यहाँ पे O है। ध्यान से समझना, ये 11th का कॉन्सेप्ट है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया 0.98, इसको लिख दिया मैंने 1। अब देन ये बोलेगा कि ये जो निकिल है, ये निकिल हमारे दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मान लो ये +2 है बेटा, ये मान लो कितना है मेरा +3 है। गॉट इट? तो तुमसे क्या पूछेगा कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ दिस टू, इन दोनों के फ्रैक्शन पूछेगा। परसेंटेज ऑफ ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये हमें क्या करना है। आई एम गोइंग टू अप्लाई सिंपली व्हाट कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स। रिडॉक्स ये कहते हैं कि अगर हमारे पास NaCl है तो Na+ और Cl- के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा। दोनों के चार्ज का सम हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो इसके चार्ज का सम हमेशा क्या मानेंगे, 0 ले लेंगे। व्हाट इट? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एज्यूम कर लेना। व्हाट आई एम गोइंग टू एज्यूम हियर कि लेट Ni+2 इज हाउ मेनी मोल, x मोल, टोटल x मोल है। ये हमारे पास टोटल मोल गिवन है 0.98 मोल, तो दिस विल बी हाउ मच, 0.98 माइनस x मोल हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? मैंने ऐसा क्यों किया, समझ में आ रही बात? टोटल तो हमें यही दिया है। अब बोलता है कि इसमें निकिल +2 के फॉर्म में भी है, +3 के फॉर्म में भी है। देन टेल मी द कंपोजिशन ऑफ दिस सॉलिड। और ऑक्सीजन की हाउ मेनी मोल इज 1। तो ये x है, ये 0.98 है, ये इसका ऑब्वियसली 1 मोल मानेंगे। अब हमें सबके नंबर ऑफ मोल मालूम है, तो नंबर ऑफ मोल इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो सारे केस में। पूरे का जो सम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। यहाँ तक सबने कर लिया तो बताओ, तो मैं आगे इसका सोल्यूशन बताऊं कैसे करना है। x into 2, 0.9 into 3, minus x into 3 and this last 1 into -2। इस पूरे का जो बेसिकली सम आएगा हमारे पास, नीचे वाले का जो सम आएगा वो 0 आना चाहिए। प्लस माइनस का सम 0 होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू नो। बन गया? मैं फिर से बताऊं इसको कैसे हुआ। ये ऐसे बोल देगा कि देयर इज अ सॉलिड, ये सॉलिड ऐसा है जिसको हम आगे चल के सिखाएंगे, वो नॉन स्टैकोमेट्री में नहीं है, मतलब एक नॉर्मल वैलेंसी में नहीं है। तो स्टैकोमेट्री में नहीं रहता तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टैकोमेट्रिक। आपने हाइड्राइड थोड़ा सा पढ़ा होगा, सॉलिड में अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। नॉन स्टैकोमेट्रिक, स्टैकोमेट्रिक तब मानते हैं जब वो नॉर्मल वैलेंसी में होता है, और मतलब अब ये नॉन स्टैकोमेट्रिक कब मानेंगे, जब वो नॉर्मल वैलेंसी में नहीं है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो, मैं आगे बताऊं इसका सोल्यूशन। आगे देखो क्या करना है। Yes, sir. हरलीन बन गया यहाँ तक बेटा, जहाँ तक पीछे तो मैंने बताया था। Yes, sir. चलो फिर हम क्या करेंगे, बोलो। x इंटू +2, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था निकल का, प्लस अंदर केस में था 0.98 माइनस x इंटू कितना था, +3, प्लस ऑक्सीजन के मोल कितने थे 1 इंटू -2, पूरे का सम कितना आता है, लड्डू। अब x अंदर इन्वॉल्व कर दे, हो जाएगा 2x प्लस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 4 2.94 2, हाँ 2.94 हो जाएगा। और 2.94 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप x और x को सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करना। तो वी आर गोइंग टू गेट, यू नो, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आई एम गोइंग टू गेट 2.94 माइनस 2 इज हाउ मच, 0.94। और ये यहाँ पे 2x है, दिस इज हाउ मच, 3x, तो दिस इज हाउ मच, -x।
इज इक्वल टू 0, so x को इधर भेज दो, I will get solution x is equal to 0.94 mole. And who's that? ये हमने माना था let ni plus 2, हमने इसको माना था ni plus 2, ni plus 2 के मोल आ चुके हैं। अब हमें अगर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ ni plus 2 कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा, ni plus 2 के जो मोल आए हुए हैं इसको न्यूमरेटर में रख दो। टोटल कितना था, टोटल आप यहां से देखना, ये दिस डेटा 0.98, टोटल में से कितना लेना 0.98, क्योंकि दिस नॉट 1, 0.98 into 100 and I'm going to get the solution how much, 96%। तो ni plus 3 कितना हो जाएगा, that will be how much, 4%। so the final answer। यहाँ तक डन हो गया। Yes, sir. अब ये मैंने जो टॉपिक बताया, अगर आप इतना पढ़ लेते हो पीछे का सारा टॉपिक, तो आपका न्यूमेरिकल आपका सारा बन जाएगा। न्यूमेरिकल आपका अब इसमें एक भी नहीं है, एक खाली रेडियस रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसको अलग से लिखवाएंगे। देयर इज अनदर टर्म दैट इज नोन एज रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। एक तो हम उसका डायरेक्ट टेबल लिखेंगे, उसके बाद उससे उसके कॉन्सेप्ट बताते हैं। रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। आप एक इसके पहले एक डेरिवेशन कर दो, छोटा सा डेरिवेशन है। derive the relationship between, derive the relationship between a radius of octahedral to the radius of sphere, रेडियस ऑफ स्फीयर को हम कैपिटल आर मानते हैं, वाइड छोटा होता है तो उसके रेडियस को स्मॉल आर मानते हैं। पीछे मैंने सिखाया था कि ऑक्टाहेड्रल वाइड को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो मैंने सिखाया था कि आप क्या करो, 4 बॉल ऐसे ले लेना, जैसे मैं ले रहा हूँ, देखो मैंने ऐसे ले ली 4 बॉल, और वाइड को क्या करना, बीच में रख देना, यहाँ सेंटर में, यहाँ पे। तो जो बड़े वाले स्फीयर है इनका सेंटर ऑफ सर्कल, इनका न्यूक्लियस ले लो, यहाँ पे सबके न्यूक्लियस ले लो। अब आप इनको आपस में कनेक्ट कर दो, ऐसे करके कनेक्ट करोगे तो देखते राइट हैंड ट्रायंगल बन जाएगा ये, ऐसे करके। ये मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको ठीक कर लेना। ये पॉइंट आप इसको मान लेना ए, इसको मान लेना बी, इसको मान लेना सी, इट। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि ये जो हम क्या करेंगे, ए से बी की जो लंबाई है वो कितना दिख रहा होगा तुम्हें, ये एज लेंथ तो है नो डाउट, ये 2r हो जाएगा, 2 इंटू कैपिटल आर दिखेगा, ठीक है। ऊपर वाले में भी हमें क्या करना है, उसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हमसे कोई पूछे तो कितना लिखेंगे हम लोग, 2r। तो सारे स्फीयर कांटेक्ट में है। नीचे जो सेंटर में जो वाइड है ना, सेंटर में जो वाइड होता है उसको कितना लेंगे, r प्लस आर, स्मॉल आर, मतलब पूरा पूरा डायमीटर लोगे, वाइड के अंदर से चल रहे हैं। ये कितना होगा, कैपिटल आर, ये इधर कितना होगा, कैपिटल आर। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, बोलो हाँ नहीं आया, फिर से समझाओ सर, फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो आगे सर, आगे ना बेटा देख लेना, मतलब सोच कर अगर नहीं आ रहा है तो फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो हमारा काम है, पहले हम इसे 4 स्फीयर बना लेंगे, ऐसे करके, ऐसे मैंने एक स्फीयर बना लिया। तो मैंने बताया था 4 अगर हम बना लेते हैं तो फिर एक हम ऊपर रखेंगे, एक नीचे रख देंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड बन जाता है। बीच में एक वाइड का मतलब एक छोटा सा एम्प्टी स्पेस है। ये स्फीयर हमारे 4 है, और ऑक्टाहेड्रल हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक बॉल क्या करेंगे, ऊपर से ले जाके यहाँ पे रख देंगे, एक बॉल हम इसमें नीचे से रख देते थे, जो मैंने पीछे बात बताई हुई है। बड़ा जो स्फीयर है उसके रेडियस को यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर मान लेना, यहाँ से यहाँ तक इसको भी कितना लेंगे, कैपिटल आर ले लेंगे।
ऊपर की तरफ भी ये कैपिटल आर होगा, यहाँ से अगर हम नीचे लाएंगे तो ये भी कैपिटल आर लेंगे, फिर हम इसको आपस में ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे करके कनेक्ट करेंगे। जब इसको कनेक्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है, यहाँ से यहाँ की, ये कैपिटल आर आ जाएगा। वाइड का पूरा पूरा डायमीटर आ रहा होगा, वाइड का पूरा पूरा 2R आ जाएगा, और टर्मिनल का जो स्फीयर होता है उसका हमेशा कैपिटल आर आता है, दोनों साइड में, चाहे इधर की बात हो चाहे इधर की बात हो। तो एक पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ बहुत प्यार से लगा सकते हो, और दैट विल बी द फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू थिंक अबाउट द हाउ वी कैन कोरिलेट देम। आपको किसी भी तरीके से स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो निकाल के दिखाना है। आपके पास तरीका कोई भी हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये शो करके दिखाना है। इतना ड्रॉ कर लिया तो मैं आगे चलता हूँ, आप पॉइंट ले लेना ABC, यहाँ तक कर लिया बेटा। बस इसमें ध्यान Yes, देना कि sir. हमने जो ABC में जो है वो A से C कितना है बोलो, 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल आर, ऐसे लिख सकते हो, है ना, 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल आर, ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, टर्मिनल का R, इधर का R, बीच में 2R आ जाएगा, और B से C तो आप देख ही रहा है कितना है, B से C 2 कैपिटल आर हो जाएगा। और बेटा अगर मैं A से B पूछूं तो क्या लिखोगे आप, वो भी कैपिटल आर हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसमें बहुत प्यारा सा टॉपिक है। तो मैं इसमें लगाऊंगा इन राइट हैंड ट्राइंगल, कैसे हो गया, इज इट राइट हैंड ट्राइंगल। तो राइट हैंड ट्राइंगल की कंडीशन आप देख सकते थे, मैंने दिखाया था, ऐसे था, ऐसे टर्मिनल से कैपिटल आर आएगा, इधर से कैपिटल आर आएगा, वाइड कहाँ बैठा हुआ, यहाँ बीच में बैठा हुआ था, यहाँ बैठा हुआ है, और इधर से भी एक स्फीयर ऐसा है जो इन सबको टच करता हुआ जा रहा है, मतलब इसको ऐसे टच कर रहा है। ये कैपिटल आर था, ये भी कैपिटल आर था, ये कैपिटल आर है, ये पूरा पूरा स्मॉल आर आ रहा है, स्मॉल आर 2 टाइम, इधर कैपिटल आर है। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे। हम लिखेंगे राइट हैंड ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब A से C कितना है, तो लिखोगे 2 ब्रैकेट में R प्लस, ये 2 टाइम इधर R प्लस R है, इसको का होल स्क्वायर है। A से B कितना होगा, 2 का R का होल स्क्वायर। B से C भी कितना है, 2R का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड में, 4R स्क्वायर प्लस कितना है बेटा, 4R स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, 8R स्क्वायर। नहीं समझ में आया, कैसे समझ में आएगा, ये बहुत सिंपल है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, पावर ले जाएंगे, दोनों के लिए काम आती है, ऐसे एक थोड़ी के लिए थोड़ी काम आएगी, है ना। और इधर में हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को यहाँ से उड़ा दो, लेफ्ट हैंड साइड का जो स्क्वायर है उसको हम राइट में भेज देंगे, इसको ऐसे लिख देना 2 R करके, ऐसे करके 2 ब्रैकेट में R प्लस R है ना, पूरे का ही स्क्वायर है, हमारा काम क्या है, उसके स्क्वायर को पहले हटा देना, 2 ब्रैकेट में R प्लस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा राइट हैंड साइड का, √8 इंटू R। नहीं समझ में आया, एकदम नहीं आया, इसमें किसी को डाउट है पूछो, हर्षित, हरलीन, नितिका, एनीवन बेटा, किसी को, क्लियर है सर। यहाँ तक Clear, क्लियर। sir. Yes, sir. अब 2 को यहाँ पे अंदर ले लो, 2 को अंदर ले लेंगे तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। अरे भाई ये मेरी पेन जो है ना मस्ती करने लगती बीच बीच में, इज इक्वल टू √8R। अब क्या करो, इस R को ना राइट में भेज दो, क्योंकि उसका दोस्त वहां बैठा हुआ है, राइट में भेज देते हैं, भेज दो, मैं यहाँ लिख दूं R करके,
ये 2 स्मॉल r इज इक्वल टू √8r कितना होता है 2√2r। √8 की वैल्यू होती है 2√2। नो एकदम नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। 2√2r माइनस 2r। सर ये कैसे हो गया? अरे √8 की वैल्यू है, √8 की वैल्यू कितनी होती है 2√2। ये 2√2r माइनस 2r लिख दिया। तो सर अब क्या करिए, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया। कहता है 2r कॉमन ले लो। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो 2r कॉमन लेगा तो इधर क्या बचेगा? कहता √2 बचेगा। राइट में कितना बचेगा? कहता 1 बचेगा। कहता देन तो 2r, ये तो समझ में आया। यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितना है? √2 की वैल्यू सॉल्व कर लो। √2 माइनस 1 कितना होगा? 0.414। नहीं आया, एकदम नहीं समझ में आया, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.414 होती है ना, -1 ये वाला जो स्टेप है। गॉट इट? अब ये 2r की इतनी वैल्यू, तो r कितना होगा? ये गया, ये कहाँ से आ गया? r इज इक्वल टू 2 को हम राइट में भेजेंगे तो ये 2 ये तो उड़ा दिया मैंने सीधे सीधे। इधर का जो 2 था ये 2 कट सकता है ना बेटा? हाँ कट गया। r इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.414 इंटू कैपिटल R। नहीं है सही? किसी को डाउट हो तो पूछो इसमें। Anyone has doubt here? ये तुम्हारे दोनों में है। मैंने बोला थ्योरी सारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। थ्योरी को सब मतलब कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा जो हमारा टॉपिक उसको हम अलग से बताएंगे, ठीक है ना? लेकिन थ्योरी कोई भी नहीं छोड़ेगा। थ्योरी आपको एकदम थॉरोली अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन ओनली लास्टली मैंने ये रिजल्ट पे याद करना है। जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी नीट के लिए, खाली रिजल्ट याद करके रखेंगे ना, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है पूछो। चलूं आगे? Anyone give the response so that I can get to Yes, know? sir. चलो व्हाट्सएप वाले में भी देखते रहा करो, so that अगर मान लो किसी को वेट करना है तो लिख दिया करो वेट करना है। सर आई एम राइटिंग ना, ऐसा लाइक राइट यहाँ लिख दो। इसमें कोई हेजिटेट नहीं होना, एकदम क्लासरूम टीचिंग की तरह से करोगे ना तो आपको फिर मजा आएगा। हमें भी समझ में आएगा हाँ आप लिख रहे हो, करते जा रहे हो। तो उसमें क्या होना चाहिए, हाँ अगर हम नहीं लिखे हैं तो हम लेंगे सर प्लीज वेट, इट विल टेक हार्डली हाउ मेनी सेकेंड्स, कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलो ये हो गया। तो हमारे पास अब ये जो सबसे आगे का जो पोर्शन है हमारा, जो बेसिकली हमने डाटा दिया था निकालने के, स्मॉल r बाई कैपिटल R इज हाउ मच? 0.414 यानी इससे हमें पता लगता है अगर हमें कोई क्या दे दे, बोलो, अगर मेरे को अगर कैपिटल R की वैल्यू दे दे तो हम स्मॉल r का रेंज बता देंगे। और मेरे को अगर वाइड का अगर रेडियस निकालना है कि इस वाइड में कौन सा आयन आएगा, स्मॉल r जब निकालना होगा तो उसकी जो खुद की रेडियस होगी उसको हम क्या करेंगे? 0.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब हमें एक्चुअल आइडिया लगेगा कि वाइड में जाएगा या नहीं जाएगा। और ये वाइड किसकी? ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात हो रही है। किसकी हो रही बात? ऑक्टाहेड्रल वाइड में रहना है तो रेडियस का जो स्फीयर का जो रेडियस होता है, बड़े वाले स्फीयर का, वो उसकी जो रेडियस का वाइड का रेडियस में कितना, आधे से भी कम का रेशियो दिख रहा होगा। 0.5 होता तो हाफ मान लेते, 50% से भी कम है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरा ये जो R है मान लो 100 पिकोमीटर का है तो मेरी वाइड क्या होगी? 41 पिकोमीटर। मतलब पॉइंट समझ में कितना आ रहा है? 41.4 पिकोमीटर हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? मतलब बहुत छोटा रहता है, आधे से भी कम का वाइड बनता है। व्हाट इट? इससे बस हमें कोरिलेशन इससे कभी कभी समझ में आता है कि उसमें फिट होगा या नहीं हो। फिटिंग की बात हो रही है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। और अगर वाइड में कोई आइटम जा रहा है तो उसकी साइज कितनी होनी चाहिए? कहता है उसकी साइज हमेशा स्फीयर के रेडियस का हमेशा 0.41 टाइम ही होना चाहिए। गॉट इट?
चलो यहां तक हमने कर लिया। इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट हमें करना है सिमिलरली। लिख दो, नेक्स्ट रिलेशन लिखो, रिलेशनशिप between radius of tetrahedral void to the radius of sphere, है ना? radius of tetrahedral void and to the radius of sphere। इसको तुम लोग कर लोगे? एनीवन? इसकी रेडियस ऑफ जो वायड होता है टू द रेडियस ऑफ कैपिटल स्फीयर जो होता है ना, इसका जो डाटा आएगा दैट इज गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ 0.225। टेट्राहेड्रल वाइड्स का जो बेसिकली ये टीवी का बात हो रही है 0.225। मैं इसको बताऊं कि कर लोगे तुम लोग? बोलो, कोई नहीं बोलेगा। शांति से रहता बच्चा सब, हमारा बहुत प्यारा बच्चा है। सर करा दोगे तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, है ना? ऐसे करता है बच्चा हमारा, टेंशन नहीं लेता। अब देखो टेट्राहेड्रल वाइड का इमेजिनेशन थोड़ा मुश्किल होता है। टेट्राहेड्रल का मतलब जो हो गया कि हमारे पास एनी हाउ हमारी जो सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, हमारे पास जो बेसिकली स्फीयर है, मान लो एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है, तीसरा स्फीयर यहाँ बैठा हुआ है और फिर वाइड यहाँ बैठा हुआ है। अब हम चौथा स्फीयर इस पे लाएंगे, इसके यहाँ पे। ये कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, 1 2 3 4 स्फीयर ये है। इस पे कोरिलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक इमेजिनेशन करना पड़ता है कि मान लो हमारा क्यूबिक कैसा है, बीसीसी जैसा है। कैसा है? बीसीसी। इसको पॉइंट ए ले लो, इसको पॉइंट ए ले लो, इसको पॉइंट आप बी ले लो, इसको पॉइंट आप सी ले लो, इसको पॉइंट डी ले लो। इससे हमने थोड़ा सा काम किया हुआ था पहले भी। अब यहाँ पे स्फीयर रख देना ऐसा करके। एक स्फीयर रखा मैंने। अब अल्टरनेट पे आना चाहिए है, तो इसमें देखो 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर में अगर अल्टरनेट कॉर्नर में रख दो तो कितना स्फीयर बनेगा? नहीं समझ में आई बात सर? 8 है ना क्यूबिक में, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कोना है कि नहीं? 8 में से अगर 4 पे रख दो तो 4 स्फीयर बनेगा कि नहीं? अल्टरनेट पे रखना है, कंसेक्यूटिव पे नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने कैसे रखा है। व्हाट इट? अगर कंसेक्यूटिव एकदम पास रख दोगे तो फिर उसको फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें वाइड बनाना है। ये 3 हमने कर लिया, एक यहाँ चाहो तो ऊपर से कर दो ऐसा करके। पहले डायग्राम बना लो। यहाँ पे तुम्हें सिचुएशन इससे मैच करती हुई दिखेगी। जो आपने इधर बनाया ना, इससे यही कहानी इसमें दिख रही होगी। देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ सर ये इमेजिनेशन ठीक है। 3 हमें नीचे मिलना चाहिए, एक ऊपर से आना चाहिए। तो ये सिचुएशन अगर मिलाओ तो ये तुम्हारा ऊपर से इस वाले डायग्राम से मैच करती है। ये पेन हमारा, हाँ ये सिचुएशन में देखो तो वही दिखेगा। 3 नीचे है, एक ऊपर है। यहाँ देखो तुम्हें, यहाँ से तुम्हें 3 नीचे दिखेगा, एक ऊपर से आ रहा है। तो ये इससे इमेजिनेशन किया जा सकता है। गॉट इट? और एक ऐसे मान लो कि ये स्फीयर है नहीं, इसको इमेजिनेशन करो कि मान लो एक स्फीयर यहाँ रहता तो क्या बुराई है? एक ऐसे इमेजिनेशन कर लेना। बीसीसी जैसा तुम्हें दिखेगा। यहाँ पे मैं जो स्फीयर में रखना अलाउ नहीं है। इसकी जो एज लेंथ कितनी होगी? ए होगी। यहाँ से यहाँ पहले इस वाले ट्रायंगल में चलना। ये पॉइंट बी है, ये भी एज लेंथ ए है, ये भी एज लेंथ ए है। तो आप एक पहला तो बताओगे एसी कितना है? कौन बताएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू वाला AC कितना होता है? कोई बता सकता है AC? पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ निकालो। AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर हो जाएगा। AC इक्वल टू √2 हो जाएगा। √2 इंटू ए। नहीं समझ में आया? अरे भाई AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AB हमने क्या माना? A स्क्वायर। इधर भी माना A स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर। AC अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा? √2A। गॉट इट? एक तो काम ऐसे लिख लो, AC से √2 है। अब आप इस ट्रायंगल पे चलो, इसके बीच वाले में। वाइड तो यहाँ कहीं बैठा होगा ना, यहाँ पे कहीं बैठेगा बीच पे, यहाँ पे। गॉट इट? वाइड इज सिटिंग हियर, जहां मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया। वाइड यहाँ पे बैठा हुआ है, बीच में एकदम सेंटर में बैठा हुआ है।
कहाँ बैठा हुआ? यहाँ पे, ये वाइड है। तो इस वाइड से अगर होके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बोलो, कौन बताएगा? डायगोनली जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डायगोनली अगर हम चले ऐसे करके, हम यहाँ जा सकते हैं। तो ये वाइड, यहाँ कॉर्नर का जो स्फीयर है उसका कितना काउंट करना रहता था? कैपिटल आर। कॉर्नर का जो स्फीयर है इमेजिनेशन वाला है, कैपिटल आर काउंट करते हैं। बीच का जो ये जो वाइड आ रहा है इसका कितना काउंट करोगे? 2 इंटू स्मॉल आर। अब हमें एक नया ट्राइंगल लेना है, ये वाला ऊपर का, ये साइड का ये वाला एज, ये बॉडी का डायगोनल जो जा रहा है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया बेटा? इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। ए डी के बीच में यहाँ पे वाइड बैठा हुआ है, कॉर्नर का स्फीयर यहाँ बैठा हुआ है, इधर कॉर्नर का स्फीयर बैठा हुआ है, इधर भी स्फीयर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इससे होके जाना है यहाँ से ऐसे करके। तो नया ट्राइंगल में जो क्या लिखोगे बेटा? बोलो, ये लिख सकते हैं एडी स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है? 2A स्क्वायर। नहीं समझ में आया, ये दिख रहा है, ये 2A स्क्वायर। CCD कितना है? एज लेंथ है इसका, ये A स्क्वायर। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा बेटा? 3A स्क्वायर हो जाएगा। ACD कोई बता सकता है क्या होगा? ACD, हरलीन और एनीवन प्लीज कैन यू एक्सप्लेन ACD कितना होगा? कॉर्नर बोलो बेटा। 2R। ये कॉर्नर से यहाँ से आएगा, एक तो कॉर्नर से आएगा, एक तो मेरा ये कॉर्नर से आएगा, उसका कितना आएगा? एनीवन? कॉर्नर से R आएगा ना, कैपिटल R। इसका कैपिटल R आएगा, और वाइड से होके जा रहा है ना इधर। 2R प्लस R मतलब वेरी गुड, हाँ। कॉमन लेके। वाइड का 2R भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ACD जो होगा 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है, जो पीछे भी हम लोगों ने किया ना उसी से मैच करता हुआ दिखेगा। ये 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। इतना कर लो तो मैं नेक्स्ट पेज पे वॉक करूंगा। नोट कर लिया सबने? यहाँ तक डन कर लिया सबने? यस सर। और इसमें एनीथिंग मोर इमेजिनेशन? कोई थोड़ा और सोचो, कोई इमेजिनेशन कर सकता है? फेस का डायगोनल में कोई और रिलेशन निकाला जा सकता है? ये सारी बॉल, एक बात ध्यान देना, मैंने वाइड में बार बार समझाया था कि ये सारी बॉल कांटेक्ट में, ये भी बॉल, ये भी बॉल, ये भी बॉल, ये भी बॉल कांटेक्ट में है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्या ये सारी बॉल कांटेक्ट है? इसमें किसी को डाउट है? मैंने बताया था कि हम ऐसे ही रखते हैं, एक बॉल रखते हैं, 2 बॉल रखते हैं, तीसरी बॉल रखते हैं। सारी बॉल जब कांटेक्ट में है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। ऑल बॉल और इन कांटेक्ट, ऑल बॉल अगर इन कांटेक्ट में, तो ए पे जो मैंने बॉल रखी है और सी पे भी बॉल रखी है, कांटेक्ट में होगी कि नहीं होगी? होगी, कांटेक्ट में है, भी ध्यान देना। कॉर्नर ए की बॉल, कॉर्नर सी की बॉल डायरेक्ट कांटेक्ट में भी है। नहीं समझ में आया? ये सारी बॉल जब कांटेक्ट में, देखो ना ये सारी बॉल कांटेक्ट में है, चौथी बॉल रखेंगे ना ये भी कांटेक्ट में आएगी, वाइड बीच में रहेगा। तो मैं ए कॉर्नर पे जो बॉल है और सी कॉर्नर पे बॉल है, उसको हम कैसे इमेजिन करना चाहिए? कांटेक्ट में है कि नहीं? अगर कांटेक्ट में है तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी लिखी जा सकती है? 2R। ए से सी को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू कैपिटल R भी इमेजिन करोगे, इज इट? और ए से सी की एक वैल्यू हमने ये भी निकाली है, कितना था वो? √2 A। ये भी काम का डाटा, इसको नोट कर लो। मतलब कई तरीके से निकाल सकते हो, देयर इज मेनी अल्टरनेटिव। हमें देखना है कि इसमें हम क्या क्या दिमाग लगा पाते हैं आगे चल के। इतना नोट कर लो, मैं आगे चलता हूँ इससे डाटा पे। नेक्स्ट चलो मैं आगे। चलो इस पेज में अगर हम चलते हैं तो मैंने ये तो हमने लिख लिया, ये एक तो हमारे पास आ गया कि 2 जो कैपिटल R होता था उसमें कितना आ गया, किसी को बताओ?
2 capital R is how much? Root 2a. Root 2a. तो R रूट 2 एक तो हमारा एक डाटा आ गया, एक हमने पीछे निकाला था 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल आर, कितना आया था? दैट इज व्हाट इक्वल टू एडी। इस ए से डी कितना लिख सकते थे? रूट 3a भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ए से डी को हम चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं ना भाई, एडी एडी स्क्वायर ये था ना, ये 3a स्क्वायर। तो ए से डी को हम ये भी तो लिख सकते हैं रूट 3a। गॉट इट? रूट 3 ए से डी हमने लिख लिया रूट 3a, और रूट 3 इज इक्वल टू दिस 2r की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो। रख देने से अच्छा होगा कि देखो रख करके कितना आता है, पुट द वैल्यू, जहां 2r है उसकी जगह रूट 2a रख दो, देखते कितना आता है तुम्हारे पास। तो हो जाएगा रूट 2a प्लस 2 स्मॉल r इज इक्वल टू रूट 3a, है ना। तो चलो हम लोग इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ भेज दो, कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू रूट 3a माइनस रूट 2a। इसको सॉल्व करके कोई बताओ कितना आएगा? रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा ना। ऐसा भी लिख सकते हो। सर R 1.45 के करीब आएगा शायद। अब हमें एक तो ये हो गया, एक कैपिटल आर और एक के टर्म में हमने कुछ निकाला था पीछे ना वैल्यू, ये है ना, इसको उठा के रख दो वहां पे, या हम यहाँ पे काम कर सकते थे ना। चलो ठीक है, उसको रख दो, ए के टर्म में आर की वैल्यू रख दो बेटा, इस वाली क्वेश्चन से रख दो तभी काम हो जाएगा। ए को आर के टर्म में बदल लो तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। या हम ऐसे भी सोच लो क्या करना, हमारे पास आर की वैल्यू हो गई, आर स्मॉल आर आ गया, अरे मेरा पेन माशाल्लाह है, आर इज इक्वल टू हो गया रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू ए, और हमारे पास ये कैपिटल आर आ गया है। कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2a डिवाइड बाई 2, लिख सकते हैं क्या ऐसे? क्या बुराई, लिख लो। सर फर्स्ट ऐसे? इक्वेशन में 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, स्मॉल r वाली इक्वेशन में? इसमें वाले में? अच्छा इसमें नहीं डिवाइड सर, करेंगे वो 2 से, आएगा डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 2r लिख लो, इसको 2r लिख लो तो ठीक रहेगा ना, सही है। अब बस हमें r और इसमें r में बस डिवाइड कर दो दोनों को, तो रिलेशन बन जाएगा, a से तो कैंसिल होने वाला है। अगर हम ये 2 को यहाँ से हटा लें, इधर पूरे डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, इसको 3 मान लो, या 3 अगर हमने यहाँ इसको 1 माना था, इसको 2 माना था, इसको आप 3 ले लो, इसको 3 ले लेना, नीचे वाले को 4 मान लेना। स्मॉल आर और कैपिटल आर को डिवाइड कर दो, कितना आएगा देखो, ट्राई करो कितना आता है। ए से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2, आ गया कि नहीं आ गया? ये आपका ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना? ये इधर आ, हाँ ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, स्मॉल आर किसका था, ये टीवी का, भाई कैपिटल आर स्फीयर का, इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2।
सॉल्व करो कितना आएगा, √3 कितना होता है 1.732 1.732 माइनस 1.414 डिवाइडेड बाई 1.414। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा So 0.22 some. 225 ना। Yes, sir. डन। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये वाइड का ऊपर टीबी का, नीचे हमारा स्क्वायर का रहेगा टाइटल वाइड। इसको याद करके रखना तो ये हमें पता लग पाएगा रेडियस ऑफ टाइटल वाइड और टाइटल वाइड आ गया। यहाँ तक डन हो गया सबका? Yes, sir. इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रहता है दैट मतलब 5 मिनट गैप लेकर के पानी भी पी लो। पानी बीच में पीते रहा करो, है ना, ऐसा ना हो कि तुम लोग कंटिन्यूसली बैठो। तो दिस इज वेरी, क्या बोल रहे थे? हु इज टेलिंग द आंसर? एनीवन? सर अगर अपना प्रेशर idea बताओ इंक्रीज कुछ। करेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा फिर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा। Increase होना चाहिए। गॉट इट? तो इसको याद करके रखना है। प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, इसको लिख लो कहीं पे। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है ना। अगर मान लो और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटता है। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछो। आज का टाइम तुम लोग खत्म कर दिया, टाइम है अभी? बोलो।